नमस्कार दोस्तों दिल्ली की रायसीना पहाड़ी के एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक है। यानी ये कहे कि एक तरफ इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का बैठना होता है तो वहीं दूसरी तरफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय होता है। यानी ये कहे सियासी तौर पर सबसे ताकतवर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी के दोनों तरफ की वो लाल दीवारों में सिमटी हुई वो इमारत है, जिस इमारत के भीतर इस भारत देश को चलाने की पूरी कार्रवाई उस अंदर से होती है। लेकिन आपको जान करके काफी हैरानी होगी कि बीते 7-8 दिनों से मौजूदा केंद्र सरकार की कामकाज की सांसें फूला हुआ है। सियासी तौर पर जो हालात चुनाव को लेकर के और खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर से निकलते हुए संघ परिवार के भीतर हिचकोले खाने लगे हैं, उसके भीतर दिल्ली की धड़कन इस तेजी से बढ़ जाएगी, इस बात की कल्पना कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं होगा। कम से कम बीते 10 सालों के भीतर किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति आने के ठीक समानांतर सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में कौन सा है, जिससे इस दौर में रायसीना पहाड़ी की कपकपी छूटी हुई है। यानी ये कहे कि ये मसला कोई दूसरा नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव के भीतर भी जिक्र इस भारत देश के कॉरपोरेट की होने का है। जी हां, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब परिस्थितियां वर्तमान वक्त में हो सकती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता वोटरों को यह बात समझाने लगे कि उनकी नौकरी कॉरपोरेट ने मौजूदा वक्त में छीन लिया है। कॉरपोरेट सबसे ज्यादा यहां पर अंबानी और अडानी कह सकते हैं, लेकिन वोटरों को इस बात को समझ आने लगा कि जिस महंगाई के दायरे में आप फंसे हुए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह इस देश में अडानी और अंबानी है। यह भी लोग बताने लगे कि इस भारत देश के भीतर में देश के किसानों के सामने जो मुश्किल है, देश के मजदूरों के सामने जो त्रासदीदायक परिस्थितियां हैं, उसकी वजह इस देश में अडानी और अंबानी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आज भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर निकल पड़े सड़कों पर, उस यात्रा के बीच बीच में जहां कहीं भी राहुल गांधी रुके और उन तमाम जगहों पर राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो बहुत सीधा सा मैसेज देश के वोटरों के लिए था। क्योंकि इस देश को चलाते हुए नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी तो दरअसल किसी के इशारे पे चलते हैं और वो इशारा इस देश के कॉरपोरेट यानी अडानी और अंबानी का है। तो ऐसे में क्या अब हरियाणा सरीखे चुनाव के भीतर भी भारत देश की राजनीति मौजूदा केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर चुकी है, या फिर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर चुकी है? ये तमाम सारे सवाल आज इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के और विधानसभा के चुनाव अक्सर अलग अलग होते रहे हैं देश के भीतर। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तर्ज पे वो तय किया कि अगले 3 दिनों तक यानी आज, कल, परसों, तरसों 3 तारीख के शाम 5 बजे तक हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए हर दिन हरियाणा की सड़कों पर उतरेंगे, हर दिन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे कि इस देश की हकीकत क्या है और किस तरीके से इस देश के भीतर लूट हो रही है, किस तरीके से अगर हरियाणा के युवाओं को देश छोड़ करके विदेश अगर जाना पड़ता है और उसके भीतर एक बहुत बड़ी पैसे की रकम खत्म होती है जो लाखों में होती है, उतने सारे पैसे लगा करके भी इस भारत देश के भीतर, वो भी हरियाणा जैसे राज्य के भीतर ना तो कोई धंधा कर सकता है, ना किसी बिजनेस के भीतर वो शरीक हो सकता है, ना ही उन परिस्थितियों के साथ अपने पांव पर खड़ा हो सकता है कि उनके पास 40-50 लाख रुपए हैं। अग्निवीर की परिस्थिति अभी मौजूदा भारत देश में डिफेंस सर्वे मौजूदा समय में और डिफेंस प्रोडक्शन के साथ अडानी को मिले हुए जो एनओसी, जो आप डिफेंस के क्षेत्र में जो बिजनेस करते हैं और दुनिया के उन देशों के साथ उनके ताल्लुकात हो चले हैं जो हथियार बनाते हैं, उन तमाम सारे देशों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के वैदेशिक नीति करीब का बनाया है जिससे कि अडानी अंबानी का बिजनेस चल सके। यानी इस देश की राजनीति के भीतर अगर आप इंदिरा गांधी को काल को याद कीजिएगा तो उस समय में टाटा बिरला का जिक्र जरूर हुआ करता था। राजीव गांधी ने इसीलिए दूरी धीरूभाई अंबानी से बना रखा। लेकिन उस समय में कांग्रेस के भीतर से ही कुछ लोग निकल करके आए और धीरूभाई अंबानी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कमरे तक ले गए। यानी ये कहे कि भारत देश की राजनीति के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधते साधते प्रधानमंत्री यूं ही कॉरपोरेट और अंबानी अडानी का पपेट बताते हुए इस भारत देश की ऐसी राजनीतिक रेखाएं लोगों के
जिंदगी से जोड़ करके विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक रेखा खींच रहे हैं। शायद उसके भीतर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर के मुद्दे जो सामान्य तौर पर जातीय समीकरण और 36 बिरादरियों के आसपास चलते हैं, उसके भीतर भी शायद इस देश के भीतर पहली बार मौजूदा समय में सवाल बड़ा हो गया। क्या इस तरीके से इस देश के भीतर राजनीतिक लूट होती है? और इस तरीके से हरियाणा के भीतर बीते 10 सालों के भीतर अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किसान संघर्ष करता है, महिलाएं संघर्ष करती है, खिलाड़ी संघर्ष करती है, महिलाएं एमएसपी को बढ़ा दिया लेकिन कानून में नहीं बदला कि नहीं खरीदेंगे तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आप बोली जो कुछ भी लगाते चले जाइए, उसके भीतर देश का किसान भी आ गया, देश का जवान भी आ गया, नौजवान भी आ गया, देश का पहलवान भी आ गया, देश की महिलाएं भी आ गई और इस भारत देश के भीतर का वह स्ट्रक्चर भी आकर के शामिल हो गया जिसके ऊपर या फिर जिसकी लगाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। यानी ये कहे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जीत हार क्यों इस दौर में महत्वपूर्ण हो चली है और हरियाणा के जीत हार के बीचों बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस भारत देश के कॉर्पोरेट अडानी अंबानी कैसे खड़े कर दिए गए, ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज खुलेआम जो जीटी रोड बिल्ट होता है हरियाणा के भीतर, उस जीटी रोड बिल्ट के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो पंचकुला से शुरू होती है और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यहां तक ही पूरी सड़क पहुंचती है। इसके भीतर 23 लोक विधानसभा की सीटें होती है। इस 23 सीटों में से 2014 के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीट जीती थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 12 सीट जीती थी, कांग्रेस 9 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस पूरे के पूरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा नजर आ रहा है 2024 के भीतर कि 23 सीटों में से क्या भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में 3 सीट भी जीत पाएगी? क्योंकि यहां पर जो बड़े नेताओं के नाम आपके सामने आएगा तो उसमें अनिल विज आते हैं, उसमें नायब सैनी भी आते हैं, उसके भीतर सुभाष सुधा भी आते हैं, गुज्जर भी आते हैं, कुंवरपाल गुज्जर होते हैं, महिपाल टांग होते हैं, तमाम सारे बड़े बड़े नेता आते हैं। लेकिन अभी तो पहले दिन की ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रैली और यात्रा होती है और इस रैली यात्रा के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 संदेश बहुत साफ तौर पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर जो उलझी हुई राजनीति थी उसके भीतर खुल करके दे दिया। पहला संदेश तो यही कहा कि ये कांग्रेस है और मैं कांग्रेस की अगुवाई कर रहा हूं। यानी ये कहे कि जिस सियासत को मैं साधना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं चाहता हूं, उसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। यानी ये कहे कि अब तक जो संदेश था कि क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है हरियाणा के भीतर, ये केवल जाट समुदाय की कांग्रेस है हरियाणा के भीतर, उनसे हट करके कुमारी शैलजा एक दूसरे रास्ते चल पड़ी थी हरियाणा के चुनाव में और माना जा रहा था कि दलित वोट बैंक कांग्रेस की बिखर जाएगा। 21% के आसपास हरियाणा के भीतर दलित वोट है। अगर नेताओं के आसरे अगर वोट चलते हैं तो यकीनी तौर पर शुरुआती दौर में जब कुमारी शैलजा प्रचार पे नहीं निकले तो रुक सा गया, थम सा गया। लेकिन आज बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही बारीकी तरीके से राहुल गांधी ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, उसके बाद राहुल गांधी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे के सारे लोग धीरे धीरे राहुल गांधी पीछे होते चले गए और एक हाथ जो कुमारी शैलजा के हाथ में होता है और दूसरा हाथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में होता है, दोनों हाथों को उन्होंने मिला दिया। ऐसे देख लीजिए। ये मोहब्बत की राह है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत ही बारीकी तरीके से इन दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यह मैसेज दे दिया कि अगर हरियाणा के भीतर जाट और दलित ही एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो फिर वैसे में मुस्लिम समुदाय जो बहुत कम है, लेकिन अगर ये सब कोई साथ मिलकर के अगर सामने आ जाए तो फिर इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल इससे भी आगे का होता है। ये सवाल इसलिए भी उससे आगे का होता है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा चुनाव हरियाणा के भीतर है और इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा तो विपक्ष के नेता का, राहुल गांधी का टोन बदला नहीं है। राहुल गांधी जिस अंदाज में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय कॉर्पोरेट और मोदी की इकोनॉमी को निशाने पे ले रहे थे, उस नेक्सस को बता रहे थे, अब उसके भीतर कहीं ज्यादा तीखे और तीव्र स्तर पर राहुल गांधी चोट कर रहे हैं। लेकिन आप और हम वो समझ चुके हैं कि चुनावी जीत हार उस राजनीति का भी खेल होता है जो गांव गांव जाति के आधार से, समुदाय के आधार से बटी हुई होती है। लेकिन इसीलिए मौजूदा समय में एक संदेश उन्होंने आज खुले तौर पर कई मौकों पर दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने
इस अंदेशे को दूर करते गए कि देखिए सरकार तो सबकी बनेगी हरियाणा के भीतर, यानी सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं होगी, यानी ये कहे कि कुमारी शैलजा की सरकार नहीं होगी। कभी जाट ना समझे कि वो प्रभावशाली है, ताकतवर है, तो उनके हिसाब से चीजें चलेगी हरियाणा के भीतर। ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज जरूर किया है। और हरियाणा की राजनीति इस दौर में साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 हथकंडों को जरूर हथियाया, या फिर कई 3-4 हथियारों को बहुत प्रयोग किया, लेकिन उन तमाम हथियार उन नेताओं को लेकर के थे जो कांग्रेस छोड़ करके निकले, निर्दलीय होकर के चल रहे थे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत कम पड़ रही थी, अपने ही कांग्रेस के सामने बतौर निर्दलीय उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी आई। एक झटके में सभी को, करीब करीब 18 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया, चुनाव मैदान से बाहर कर दिया। तो क्या ऐसे में पहला हथियार धराशायी हो गया भारतीय जनता पार्टी का? वही दूसरा हथियार जो हर कोई जान रहा था हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर, दरअसल हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने और बनने नहीं देने का हो गया है, यानी खट्टर और नैब सिंह सैनी एक ही झटके में हरियाणा के भीतर से गायब हो गए। महत्वपूर्ण इस दौर में बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाता है। हरियाणा के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास जाट वोटरों की संख्या, उनकी ताकत, इन तमाम सारे बातों को लेकर के अमित शाह अपने भाषणों के जरिए ये कहते रहे हरियाणा के भीतर की नौकरी भी मिलेगी तो उसी समुदाय विशेष को मिलेगी, इसके में बाकियों का योगदान नहीं होगा। यानी यह कहे कि उस 36 बिरादरी के भीतर एक मोटी मोटी रेखा खींचने की भी कोशिश हुई भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के द्वारा, या फिर हुड्डा के सीएम बनने या न बनने को लेकर के हो रहा हो। तमाम सारे हथियारों के तौर पर और अंतिम हथियारों के तौर पर वही आरक्षण और वही संविधान और वही अग्निवीर का सवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी परिभाषा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी करती नजर आई। और ध्यान दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हीं बातों का जिक्र कर रहा था हरियाणा के विधानसभा चुनाव से, मंच से। अब यहाँ पर 36 बिरादरी का जिक्र होता है हरियाणा के भीतर, तो सबको साथ लाना होगा, सभी की सरकार होगी, ये बात बताना पड़ेगा राहुल गांधी को। सभी की सरकार तो सभी के हक के लिए काम करेगी कांग्रेस पार्टी, ये बात कहना पड़ेगा। इसीलिए मौजूदा वक्त में केवल हाथों में हाथ मिलाने की जो तस्वीर आपने कुछ मिनटों पहले देखी, उसको भी जरा देखिए। और जिन तमाम सारे शब्दों के आश्रय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यह कहते हुए दखल दे दिया कि ये कांग्रेस की सरकार है, ये सभी की सरकार है, इसमें किसी का वर्चस्व या किसी एक का ताकत या बढ़त आपको दिखाई देने की स्थिति में कोई नहीं होगा हरियाणा के भीतर। और शायद यही वो बड़ी कारण था कि लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी जहां जहां भी आज बोलते गए, कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, साथ में हालांकि प्रियंका गांधी भी दिल्ली से पहुंची थी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे। तमाम बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही थी कि कांग्रेस पार्टी दरअसल वही कांग्रेस है जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थी, ये वही कांग्रेस है जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसको जिस रूप में चाहते हैं वो सामने आए और उसी रूप में लड़ाई लड़े। यानी ये कहे कि पारंपरिक परिस्थितियां गायब हो चली है मौजूदा वक्त से। ये तमाम सारे सवाल कैसे रखा जाए, इस बात को भी बाखूबी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रखने की आज कोशिश की। देख लीजिए। बनेगी सरकार बनेगी तो 36 बिरादरियों की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और भागीदारी सबको दी जाएगी। हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आजम में हमारे पीसीसी के आप ये वीडियो देखने के बाद ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर चुनावी दौर में काफी हुनरमंद हो चुके हैं। शायद यही वो बड़ी वजह है कि वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ राज्य की राजनीति को साधना है और वहीं दूसरी तरफ राज्य की राजनीति के भीतर जो कटघरा बनाया गया, तैयार किया गया, उस कटघरे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कॉरपोरेट
अंबानी और अडानी को खड़ा करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो धागा, आप जो लाइन खींचे, उसके भीतर लाइन की पूरी लिस्ट हो, और जो समझने के लिए बात तैयार हो कि किस तरीके से उनकी अपनी जीवन के भीतर अडानी और अंबानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्रय आर्थिक नीतियां प्रवेश कर गया है। यानी सामान्य तौर पे ऐसा कभी भी किसी चुनाव के भीतर, वह भी राज्यों के चुनाव के भीतर, आपने इससे पहले कभी देखा या सुना नहीं होगा। देखा सुना तो यह भी आप नहीं होगा कि किस तरीके से 3-3, 4-4 दिनों तक लगातार कोई नेता यात्रा करे। जो नजारा आज यात्रा के दौरान आपने देखा है, यानी जाहिर सी बात है कल परसों तरसों भी हरियाणा के सड़कों पे नजर आएगा। इस यात्रा की भीड़ देख करके आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि बनारस की गलियों में आखिरी दिन चुनाव प्रचार, चाहे 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव प्रचार हो या फिर 2024 का ही लोकसभा चुनाव प्रचार क्यों ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से गलियों के बीच घूम करके आखिरी समय में उस पूरे माहौल के भीतर अपने अनुकूल करंट पैदा करने की ताकत रखते थे। लेकिन सवाल है क्या पूरी की पूरी परिस्थितियां और पूरी की पूरी राजनीति इस दौर में नरेंद्र मोदी की पलट चुकी है, और राहुल गांधी देश की जनता के बीच जाने से अब कतराते नहीं है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि लोगों के बीच जाकर के ही राजनीति को साधा जा सकता है इस देश के भीतर, या फिर सत्ता पलटी जा सकती है भारत देश के भीतर। तो ऐसे में क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति इस दौर में शिफ्ट हो गई राहुल गांधी के पास? ये पहला सवाल होता है। वही एक और सवाल होता है, उससे भी कहीं बड़ा सवाल होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान कहते नहीं थे, केवल हाथ हिलाते थे, माला फेंकी जाती थी, फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, उखेड़ी जाती थी, और पूरे भीड़ और समूह के बीच गायन करने के लिए पूरा का पूरा इस भारत देश का मीडिया पत्रकार लग जाता था और बताता था, जगाता था क्या चकाचौंध है, किस तरह की परिस्थिति है, कितनी बड़ी भीड़, कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे थे, सब कुछ बताया जाता था। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के टीवी स्क्रीन पे आप नहीं देखते होंगे। राहुल गांधी भी यात्रा के दौरान सिर्फ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, यह बात कह करके नहीं उठाते कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं, वो कहते हैं कि सत्ता को पलट दीजिए जो अंबानी और अडानी के पास है। यानी उस सत्ता को इसलिए भी मौजूदा वक्त में बदल दीजिए क्योंकि इस भारत देश के भीतर में संविधान ने सबको बराबर तो माना है, लेकिन सवाल है कि आर्थिक नीतियां कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तैयार हो गई जिसने इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता को पाने के बाद इस भारत देश के आम लोगों के अधिकारों को ही छीन लिया, उनकी जेब के भीतर रखा हुआ पैसा भी निकाल लिया, और उनके जेब के भीतर कोई पैसा ना पहुंचे इसके ऊपर भी अंकुश लगा दिया, रोक लगा दिया, और पूरा लाभालाभ अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में लग गए। और इसीलिए कैसा एग्जाम्पल कोई किस रूप में दे सकता है? अग्निवीर का एग्जाम्पल था। इस तरीके से मौजूदा भारत देश के भीतर पेंशन खत्म करने के लिए अग्निवीर तैयार कर लिया गया, और कैसे डिफेंस के भीतर अडानी की कंपनी शामिल हो गई, एग्जाम्पल दिया गया। किसानों, इस देश के किसानों को लेकर के थी एमएसपी तो है लेकिन खरीद करने वाला कोई नहीं, तो आप कानून बनाते नहीं है। वही इस दौर में देश के युवाओं को लेकर के तमाम सारे सवाल थे कि किस तरीके से इस देश के युवा के लिए मौका ही नहीं बचा कि वह अपने ही घर की जमीन के ऊपर खड़े होकर के स्वावलंबी हो सके, कोई बिजनेस धंधा कर सके, वह भी परिस्थितियां छीन ली गई। अब इस पूरे प्रक्रिया के भीतर जरा आप झांक करके देखिए, इस भारत देश के भीतर हर किसी को मालूम है कि सब कुछ सौंपा जा चुका है इस देश में कॉर्पोरेट के हाथों में, और आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, यानी ये कहे कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो इस देश के भीतर मोनेटाइजेशन का चेहरा है वो लाखों करोड़ों का होता है। मौजूदा भारत देश में बनती हुई हर नीतियों के पीछे कॉर्पोरेट होता है, उसका फायदा होता है, उसका लाभ होता है, उसका नेटवर्थ होता है। लेकिन हरियाणा के लोगों के साथ और उनके मन में, उनके जहन में इस भारत देश के जो खलनायक है उसको कैसे रखा जाए, जो नायक के तौर पर पूरे दुनिया के सामने पेश आते हैं, वो हरियाणा जैसी इस भारत देश की एक राज्य के तौर पर उस जमीन के ऊपर चुनावी दौर में समझ ले कि किस प्रक्रिया के तहत किस दौर में कैसा काम होता है। ये एग्जाम्पल हरियाणा के बीच राहुल गांधी खड़े होकर के वहां के लोगों को दे रहे हैं। जरा देखिए इस चीज को, और जो हुजूम है उस हुजूम के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बोलने का तरीका देखिए। होती है, आप लोग जमीन खरीदते हो, किसी के पास जाते हो, कहते हो भाई जमीन खरीदनी है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए देते हो, वो आपको जमीन देता है, होता है ना, करते हो। अडानी जी को जमीन
खरीदने की जरूरत नहीं होती। अदानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। अदानी को कोई कंपनी अच्छी लगती है, कहता है भैया बंबई का एयरपोर्ट मुझे अच्छा लगता है, चलो देव मुझे, मोदी जी बंबई का एयरपोर्ट पकड़ा देते। पूरा का पूरा काम 20-25 अरबपतियों के लिए किया जा रहा है। उनके लिए कुछ भी करा जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, पोर्ट दिए जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि हरियाणा में ड्रग्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अदानी के मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने अदानी में क्या कार्रवाई की? मुझे आप बताओ, जो वहां ड्रग्स पकड़े गए उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? ये पूरी करप्शन की नई डिफिनेशन होता है। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम है। अब बता सकते हैं भारत देश के भीतर में करप्शन भी एक सिस्टम का हिस्सा कैसे बना दिया गया, और पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि इसी तौर पर इस भारत देश का विकास हो सकता है। ये कल्पना इससे पहले कभी भी किसी ने की नहीं होगी। लेकिन जरा आप खुद ही सोच करके देखिए, मौजूदा वक्त में जब करप्शन का जिक्र होगा इस देश के भीतर, और ऐसे समय में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं और वह जिक्र करने लगे करप्शन का, यह कह करके कि कांग्रेस के दौर में कितना ज्यादा करप्शन था। ये किस मुंह से बात करते हैं लोग? कांग्रेस के लोगों के अंदर ये हिम्मत है? 10 साल से हमारी सरकार केंद्र में चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा